अब हम लोग लेके चल रहे हैं जीएसटी, और जीएसटी इज, आई एम टेकिंग जीएसटी क्योंकि जनरल के साथ वो क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। जनरल एंट्री के साथ ही जीएसटी लगता है। मैं करवाना चाहूँ तो सीधा प्रैक्टिकल करा सकता हूँ, लेकिन हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, असर्शन रीजनिंग में, वैसी चीजें आती हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से उसको देखेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% योर एग्जाम्स, यू विल सी दैट। 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है। इफ योर स्कूल इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट बोर्ड पैटर्न तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जीएसटी के साथ देगा। लेकिन अगर बोर्ड 11th में सीबीएसई का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा तो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। जनरल एंट्री आपके एग्जाम में जीएसटी के साथ ही आनी है, ये ध्यान रखना। आप सोचेंगे ना पेपर में जीएसटी के बिना, नहीं नहीं, डेफिनेटली। अभी जो हमने चैप्टर पिछला पढ़ा था उसके साथ साथ जीएसटी आपको आएगा, और वो करना पड़ेगा, वो होगा आपके पास, ठीक है। तो जनरल एसटी जीएसटी के साथ आएगा, 8 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो जीएसटी की जनरल एंट्री बनाएंगे, लेजर भी बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस भी बनवाएंगे, ऐसा करते हैं। आइए देखें जरा, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारे देश में ना पहले अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, मतलब अलग अलग तरह के टैक्स जो हुआ करते थे। और फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू करा कि गवर्नमेंट ने क्या करा, उस टैक्स सिस्टम को मोर प्रेगमेटिक बनाया। प्रेगमेटिक का मतलब जानते हैं, मतलब विच इज मोर रेलिवेंट टू द इकोनॉमी, टू सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टू योर पर कैपिटा अर्निंग ऑफ द पीपल, उसे उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करी। तो यहाँ देखिए, अब हमारे सिस्टम होता था पहले, पहले जमाने में क्या होते थे, मैं बोलूँ कि टैक्स का इवोल्यूशन जो हमारे देश में शुरू हुआ, टैक्स लेना हमारे देश में शुरू हुआ, मतलब जैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, इसका सबसे पुराना वर्जन जो हमारे देश में होता था वो होता था, ये ये मिका का गाना नहीं है, कहाँ चल दी मेरी पुंगी बजा के, ऐसा नहीं है ये चुंगी। इट्स नॉट फुंगी, इट इज चुंगी। चुंगी नाका, क्या बोलते थे, चुंगी नाका, ऐसे करते थे। वो गोविंदा का भाई नहीं बोलता साका नाका, वैसा नहीं है ये, चुंगी नाका बोलते थे उसको। चुंगी इज लाइक टोल टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप जाते थे तो क्या होता था, आपको नए स्टेट पे आते थे तो जो नया एंटर करने वाला स्टेट होता था वो आपसे टैक्स लेता था, उसे चुंगी टोल टैक्स बोला करते थे। आपको शायद मालूम नहीं कि राजस्थान में रेती रेत होती थी, होता ही नहीं था। राजस्थान बहुत प्राइस्ड सूखा एरिया है, लेकिन राजस्थान में इतने बड़े बड़े महल कैसे बने भाई, शानदार नक्काशी वाले? क्योंकि सदर्न स्टेट से जो सबसे रिच स्टेट है, गुजरात वाला एरिया, मारवाड़ वाले एरिया, जहाँ की ज्यादा बिजनेस वगैरह चलता था, गुजरात के कोस्टल एरिया से फिर, अब राजस्थान का सीए वाले एरिया में तो आप जा ही नहीं सकेंगे, वो तो थार रेगिस्तान के वहां से जाता है। तो जो कोस्टल एरिया जाना पड़ता था, गुजरात होके जाना पड़ता था, गुजरात से जाते थे। और नीचे से शुरू करते थे, महाराष्ट्र से लोग आना शुरू, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, वहां से चलते थे। मिडिल ईस्ट की तरफ व्यापार करना होता उन्होंने, तो क्या करते थे, गुजरात जाते थे। अब गुजरात जाएंगे तो उन्हें राजस्थान क्रॉस करके जाना पड़ता था, क्रॉस करके जाना पड़ता था तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, चुंगी, वो होता था विद द टैक्स। और अब उसके बाद क्या होता था, टैक्स तो ले रहे हैं व्यापारियों से आप, फिर आप क्या करते थे, उन्हें सुरक्षा देते थे, उनको सेफ्टी देते थे, तो उनके लड़ाके होते थे। तुम्हें 5 लड़ाके चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, ऐसा लेते थे, ठीक। फिर जब ट्रेवलर आएंगे आपके यहाँ तो उनके लिए आप क्या करते थे, छोटे छोटे होटल टाइप की चीजें होती थी, इन्हें सराय बोलते थे, है ना, उस तरह की चीजें बनती थी। लॉजेस होते थे, होटल होते थे, मोटल होते थे, उस तरह की चीजें होती थी। उनपे भी कमाई होती थी, प्रजा भी कमाती थी, राजा भी कमाता था, धनवान थे सारे, ऐसा चलता था काम। गॉट इट। गेटवे टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली गुजरात वाला एरिया, मारवाड़ वाला एरिया, उस तरह और आगे चले जाएं हम लोग, पंजाब की तरफ, उस तरफ चले जाएं, वहां सामान सप्लाई करने के लिए नीचे से जब आता था तो राजस्थान होके जाता था। और कोस्टल एरिया में अगर आपको सी के थ्रू जाना है तो गुजरात के कोस्टल एरिया से फिर आगे की तरफ निकल जाते थे, तो उन्हें टोल टैक्स वगैरह देना पड़ता था, चुंगी वहां से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम जब आएंगे तो चुंगी के बाद हमारे पास जो आना शुरू हुआ उसको बोलते थे हम लोग सेल टैक्स। क्या बोलना शुरू हुआ फिर, सेल टैक्स, ठीक है। चुंगी तो मैंने देखा कि लेट 80s तक चुंगी होती थी, भयंकर करप्ट डिपार्टमेंट होता था, हर स्टेट में चुंगी के बैरियर बने रहते थे। दिल्ली जाएंगे तो चुंगी देनी पड़ेगी आपको, मतलब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। राजस्थान जाएंगे वहां जाना पड़ेगा, यूपी जाना पड़ेगा। मतलब एक बिजनेसमैन अपना सामान कम से कम चार, जितने 4 स्टेट होके जाएगा, चारों स्टेट में टैक्स देना पड़ता था, बड़ा भारी पड़ता था। और टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कौन सा क्लियर करता है बताओ तो जरा, कस्टमर।
अल्टीमेट यूजर। भाई मान लो मैंने एक पेन बनाया 10 रुपए का, यहाँ से पहले वो राजस्थान जा रहा है, राजस्थान की ने टैक्स ले लिया, गुजरात जा रहा है, गुजरात ने टैक्स ले लिया, पंजाब ने टैक्स ले लिया, मतलब अगर मैं उस रूट से होके जा रहा हूँ तो। या फिर मैं यहाँ से मतलब मैंने बनाया दिल्ली में बनाया, फिर मैं यहाँ से चला गया क्या यूपी चला गया, यूपी से पंजाब चला गया, वहां से हिमाचल चला गया, भाई जाना तो पड़ेगा ना 2 स्टेट। और थोड़ी जाऊंगा पेन लेके सुपरमैन बन के शक्तिमान बन के, ऐसा थोड़ी जाएंगे, तो जाना पड़ेगा। भाई यूज टू चार्ज। छोटी छोटी रियासतें होती थी, हर रियासत अपना टैक्स लेती थी। इट गोज इन दैट वे। फिर सरकार ने क्या शुरू करा, सरकार ने शुरू करा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बोलते थे उसको। मतलब क्या हुआ कि मैंने चीज मैन्युफैक्चर करी और मैंने दुकानदार को बेच दी, ठीक है। जब मैंने दुकानदार को बेची तो सेल टैक्स कलेक्ट कर लिया, दुकानदार ने कस्टमर को बेचा तो सेल टैक्स कलेक्ट कर दिया। अगर चीज 5 बार बिकेगी तो 5 बार टैक्स लगेगा। फिर क्या हुआ, 100 रुपए की चीज चली थी 200 300 की बन जाती थी। फिर पहले क्या होता था, जो आइटम्स होते थे उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिखा रहता था, जिसके मन में जितना है उतने का चार्ज कर ले भाई, कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिखा रहता था। प्राइस लिखने के बाद जैसे मान लो प्राइस 20 रुपए का है, 50 50 100 100 रुपए में बेचते थे लोग, ऐसा चलता था। तो सेल टैक्स वाज नॉट वेरी प्रैग्मेटिक। इससे क्या होता था, कैस्केडिंग एफर्ट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स चलता था। फिर सरकार क्या ले आई, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट बोलते थे इसको, उसका फुल फॉर्म क्या होती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट बनाई। इसके बाद वैट आया। वैट के अंदर क्या होता था कि भाई एक सेलर से दूसरे सेलर पे जाएंगे तभी टैक्स लगेगा, और मल्टीपल टैक्सेस वगैरह खत्म हो जाता था। लेकिन क्या होगा, सामान 3 बार बिकेगा फिर 3 बार टैक्स होगा। और वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था कि जो सेलर होते थे दे कलेक्ट द टैक्स, वैट कलेक्टेड वैट पेड। अब वो कलेक्ट तो कर लेते थे, रसीद देते नहीं थे कस्टमर को, सरकार को भरते ही नहीं थे टैक्स, उनकी तो तिजोरी भरी जाती थी। इसे कहते थे क्या, ब्लैक मनी। यू कलेक्टेड द टैक्स, ठीक है जी, और उसके बाद आपने अपने पास रख लिया, और सरकार को दिखाया कि हमारी सेल कम हुई है। सेल कम हुई तो टैक्स कम, लेकिन सेल तो ज्यादा हुई, तो आप दिखेगा ना। somebody comes to my shop and purchase goods in cash, हमने उसे रसीद बनाई कच्ची और वैट के साथ लिख दिया। 5,000 का चीज था, 10% वेट है, 500, 5,500 कलेक्ट कर लिया। मैं सरकार को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा वो क्या होंगे, अरे किसी जिंदगी में रंग ना भरो, मेरी बात सुन लो। सरकार को जो मैं टैक्स भरूंगा वो तो मेरी सेल्स में भरूंगा ना। और सेल्स कौन सी होगी, जो प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाइड होगी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में की पक्की रसीदों के साथ होगी। उससे तो होती नहीं थी उतनी, लेकिन टैक्स तो सबसे कलेक्ट किया। तो सेल ही नहीं दिखाई, 1 लाख की सेल करी, 50,000 की सेल दिखा दी, 50 की नहीं दिखाई। 1 लाख पे कितना टैक्स कलेक्ट किया, 10,000 टैक्स कलेक्ट किया, मान लो 10%। तो जब मैं 50,000 की सेल गवर्नमेंट को दिखा रहा हूँ तो 5,000 का टैक्स भरूंगा ना। तो 50,000 की सेल नहीं दिखा, 55,000 अपने पास रख लिया, हो गया। टैक्स इवेशन बहुत होता था। फिर सरकार ने इसको और मॉडिफाई किया, फिर निकाला क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, शॉर्ट में इसे कहते थे जीएसटी। ये चलिए, ये हमारा टॉपिक डिस्कशन का है यहाँ पर, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, होते हैं डायरेक्ट चेक, कुछ होते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, को मुझे एग्जांपल देगा, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज, हाँ, इनकम टैक्स। मेरी इनकम पे मेरे से टैक्स लिया जाएगा, मेरी सैलरी से कटेगा, मुझे बता के काटा जाएगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का क्या है, इनकम टैक्स होता है। लेकिन ये सेल टैक्स, ये वैट या जीएसटी, ये इनडायरेक्ट है ना, मेरे से लिया जाए। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट तो है। मैंने बोला भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का टैक्सेशन हमारे यहाँ पर है। डायरेक्ट टैक्स जो होगा, जो सीधा आपको देना पड़ता है, आपको मालूम चल रहा है, इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। और बाकी जितने भी टैक्स हैं, जैसे मतलब जीएसटी, जीएसटी ने क्या करा, दुनिया भर के मतलब हमारे देश में जितने भी अलग तरह के टैक्स, सबको कंसोलिडेट करके एक टैक्स बनाया। पहले हर जगह पे, हर छोटे, देखिए मैं बताऊं, अभी भी क्या होता था पहले, जैसे पहले क्या होता था, इफ यू मैन्युफैक्चर आपको टैक्स देना पड़ता था, उसे कहते थे कस्टम्स, उसे कहते थे एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते थे, एक्साइज। इफ यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उसमें देना पड़ता था आपको क्या, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है जी। अब पहले क्या होते थे, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर होते थे, अब उनकी पोस्ट बदल गई जीएसटी इंस्पेक्टर, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, उन टैक्स को क्लब कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स, बेचने पे अलग टैक्स, इसने का कुछ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग करो, सेल करो, टैक्स जीएसटी लगना है। कैसे लगना है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे चल के जरा। तो
ये कौन सी कैटेगरी का टैक्स है भाई? ये कौन सी कैटेगरी का टैक्स बोले हम लोगों ने? ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेवाइट मतलब चार्ज होता है, द प्रेस्क्राइब रेट ईच टाइम गुड्स आर सोल्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड, या दोनों। हमने गुड्स बेच दी, सर्विसेज रेंडर कर दी, टैक्स लगेगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक फायदा होता है। सपोज आपने सामान खरीदा और टैक्स पे कर दिया, इनपुट टैक्स बोला। लेकिन अगर आपने उसी सामान को बनाया और फिर उसके बाद सेल कर दिया, तो आप फिर क्या होता है? फिर आपने टैक्स कलेक्ट कर दिया। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट टैक्स होते हैं। अब इनपुट और आउटपुट को आपस में क्या करा जाता है? एडजस्ट करा जाता है। और जो बैलेंस अमाउंट होगा, अगर आपका देना बनता को सरकार को देंगे और लेना बनता को तो सरकार देगी। इससे ये फायदा होता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है। मतलब आपने भी टैक्स पे किया और आपने भी टैक्स दिया, तो अब आप क्या बनते हैं? मान लो आपने टैक्स पे किया और आपने टैक्स कलेक्ट किया। पहले क्या करते थे? जितना कलेक्ट करते थे सरकार को देते थे। अब हम क्या करते हैं? हमने टैक्स कलेक्ट किया और हमने टैक्स पे किया, तो जो हमने कलेक्ट किया उसमें से पेड माइनस करके जो बचेगा हम किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। और अगर वैसा वर्षा हो जाएगा तो यू विल फाइल अ रिटर्न, सरकार आपको वापस करेगी, जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है जी। बढ़ते होंगे आपके पेरेंट्स जिनका कमर्शियल सेक्टर में काम चलता होगा। ठीक है। अब एक और चीज है, सरकार बहुत चालाक है, बहुत बहुत चालाक है। ठीक है। उसने जानबूझ के कुछ एरिया जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिए। जाने जरा देखिए, सरकार ने क्या कर दिया कि, अच्छा सुनिए, एक और चीज है। सरकार ने क्या, नॉट लिवाइड ऑन पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स लिवाइड बाय द लोकल बॉडीज। सरकार ने इन्हें क्या, पेट्रोल पे सरकार ने जीएसटी लगाई नहीं, क्योंकि पेट्रोल के डीलर कौन है? सरकार। सरकार को तो टैक्स भरना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट क्यों भरेगी वो टैक्स? ज्यादातर जो पेट्रोल बिकता है हमारे देश में कौन बेचती है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेचती है, सरकारी कंपनियां बेचती हैं। अब और उनके खरीदने में जीएसटी लगाए और उनके बेचने में जीएसटी लगाए तो उनको फायदा क्या होगा? कहाँ से भरेगी सरकार बिल इतना? देखिए बेटा समझिए, सरकार ना बहुत बहुत सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है, जैसे आप सिलेंडर भर रहे हैं गैस का, मान लो अगर वो 800 रुपए का आ रहा है, तो उसकी, उस पे मतलब अगर 800 आ रहा है तो उसकी ओरिजिनल कीमत करीब 1200, 1500, 1700 रुपए होती है। सरकार उतना पैसा अपनी जेब से भरती है ताकि उसकी कीमतें ना बढ़े और प्राइस कंट्रोल में रहे। आप जो केरोसिन ऑयल होता है वो खरीद रहे हैं, आपका पेट्रोल डीजल जो होता है वैसा भी होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? पेट्रोल डीजल को तो किनारे कर दें, इतने सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, उनमें पैसा खर्च होता है, कहाँ से पूरा करेंगे उसको? इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पेट्रोलियम पे सेस लगाते हैं वो लोग। पेट्रोलियम की असली कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट तो क्रूड पेट्रोलियम खरीदती है, अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करती है और देश में बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम है। लेकिन अगर उसमें भी जीएसटी लगा देंगे फिर परेशानी फंस जाएगी। तो सरकार ने अल्कोहल हो गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, आपने देखा होगा, सरकार को सबसे ज्यादा कमाई कहाँ से होती है? ठेकों से, दारू के ठेकों से। आदमी अपने बच्चे को पढ़ाएगा नहीं लेकिन शराब पहले पीने जाएगा, तो नेसेसिटी है उसकी, वहां से कमाई होती है। और वहां सरकार लगाती नहीं है। और सरकार जो सैलरी पेड होती है, सैलरीज, उस पर भी नहीं लगाती। सरकार बिजली के बिल पे भी जीएसटी नहीं लगाती है, देखा आप लोगों ने? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे शायद जीएसटी नहीं लगता है। लगता है नहीं लगता, देखना पड़ेगा मुझे जाके, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उन पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि उससे फिर उनका रेवेन्यू का नुकसान होगा। बहुत चालाकी से गवर्नमेंट ने क्या करा, जो जो उसके फायदे की जगह थी वहां पर, अच्छा गवर्नमेंट के कितने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोलूं तो उसके कम से कम 20 लाख के करीब, 17 लाख के करीब उसके एक्टिव एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी जाती है, उसमें भी जीएसटी लगाएं तो क्या होगा? तो जानबूझ के सरकार ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा, उन जगह पर टैक्स लगाना बंद कर दिया। अब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है सबको मर्ज कर दिया वन, जिसे कहते हैं जीएसटी। और ऊपर बनाई हुई चीजों को छोड़कर बाकी सारे टैक्स आपके क्या होते हैं? मर्ज कर दिए गए। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें स्क्रीन दिख रही है ढंग से? यस ये सर, एमसीक्यू यस बेस्ड सर। क्वेश्चन में आते, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं क्या? क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट फॉर हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, 4 बार बिकेगी, जैसे मान लो 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए का टैक्स लगे 110 का। फिर 110 की चीज पे 20 रुपए का टैक्स लगे 130 का। 130 पे 26 का टैक्स लगे 156 का। टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया ना, वो तो वो हटाना होता है। ठीक है। जीएसटी पेज इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, बोला मैंने आपसे, आपने जीएसटी पे किया, आपने जीएसटी कलेक्ट किया, आपस में सेटल हो जाएगा। तो चार्ज इज ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, दस इन इफेक्ट जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडिड टू द गुड्स सोल्ड, सर्विसेज रेंडर्ड। जैसे मान लो आपने 1000 रुपए के, मान लो आपने 10,000 रुपीज का कोई सामान खरीदा, उस पर 10% जीएसटी भरा,
और वही सामान 10,000 का बेच दिया, 10,000 में। ठीक है, तो आपको तो कोई फायदा नुकसान हुआ नहीं। तो उसमें जो जीएसटी वाली बात बनी, वो आप जितना पे किया था, जितना कलेक्ट किया था, नील हो जाएगा आपको, तो आपको टैक्स ही नहीं भरना। लेट मी कंप्लीट। उसे पूरा नहीं, उसको लेट मी कंप्लीट। 10,000 का सामान खरीदा। यहाँ देखिए भाई, मान लो आपने क्या किया, आपने परचेज कर दिया कितने का, 10,000 का सामान। ठीक है जी। प्लस उस पर जीएसटी भर दी, कितने की, मान लो 10%, 1,000 रुपए की, तो आपकी परचेज प्राइस कितनी हो गई, 11,000 हो गई। अब यही सामान आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, सोल्ड इट। कितने में बेचा, इसे 10,000 में बेचा। तो भाई जो जीएसटी का परचेज का रेट है, वही सेल का रेट होता है सेम आइटम पे। जीएसटी कितना, जीएसटी कितना, 1,000। तो अब आप बताइए, ये जीएसटी क्या हो गया, कलेक्टेड हो गया, ये जीएसटी क्या हो गया, पेड हो गया। अब 1,000 ये, 1,000 तो ठीक है, बढ़िया हुआ। लेकिन अगर आपने इस चीज को 10,000 का, 10,000 का बनाया, बनाया ना 20,000 में, मैन्युफैक्चर कर दिया, 20,000 कर दिया इसको आपने। और 10,000 का सामान लेके उसमें मैन्युफैक्चरिंग करी, उसको 20 का बना दिया। अब जीएसटी कितना लग गया, 2,000 लग गया। अब आपकी कलेक्टेड जीएसटी कितनी है, 2,000। आपने पे कितनी थी, 1,000। अब आपको सरकार को कितना देना पड़ेगा, 1,000 देना पड़ेगा आपको पैसे। ये होता है जीएसटी का इफेक्ट। ठीक है। तो सरकार क्या कहती है आपसे, भाई जितना तुमने पे किया माइनस कर लो। तो जीएसटी तभी देना पड़ेगा व्हेन देयर इज अ वैल्यू एडिशन। क्या हुआ वैल्यू एडिशन, 10 की चीज अब कितने की हो गई है, 20 की। ऑब्वियसली उसमें जीएसटी का रेट लगेगा। अच्छा, रेट सेम लगेगा, मान लो अगर खरीद, मान लो मैं गारमेंट खरीद रहा हूँ, तो जो रेट परचेज पे जीएसटी है, वही रेट सेल पे जीएसटी करेगा। ऐसे नहीं होगा परचेज पे अलग रेट होगा, सेल पे अलग रेट होगा। तो आप देख पा रहे हैं इफेक्ट, किसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर जीएसटी भरी, मेरा प्रोडक्ट बन गया, वैल्यू एडिशन होगी, वैल्यू बढ़ गई। ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, पे कम होगा, तो मुझे गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तुमने 10,000 की चीजें खरीदी, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर दिया 20,000 का, और इससे पहले कि आप उसे बेचते, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। अब बोलो, मतलब ये गुड्स आप बेच ही नहीं पाए। जीएसटी की कलेक्शन तो दूर की बात है, आप तो अपना परचेज प्राइस जो था वो भी नहीं निकाल पाए। अब क्या होगा बताओ। अब अब नहीं, इंश्योरेंस तो मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी थोड़ी देती है। अब क्या करेंगे आप, अब आप जीएसटी को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, जीएसटी को रिवर्स कर देंगे। सरकार आपका नुकसान नहीं होने देगी। ठीक है, क्या कर देंगे, जीएसटी को आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स करना बोलते हैं उसको। तो हम पढ़ेंगे जीएसटी कैसे रिवर्स करते हैं। और एक और चीज होती है जीएसटी सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन रिवर्स करने की एंट्री मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो जीएसटी, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, रिमूविंग कैस्काडिंग इफेक्ट की बात समझ में आई इसमें। ठीक है। तो जीएसटी चार्ज ऑन द वैल्यू एडिड ऑफ गुड्स सोल्ड और अनदर सर्विसेज, इसे हम क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट्स, तो बचता है उससे। ठीक है, आपने देखा ना। वरना क्या होगा, मैंने सामान बेचा, फिर मैं बेचूंगा, फिर उस पर कोई और लगेगा, वो उससे बच जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बोलने की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं। जो लोग जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं उन्हें मालूम है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आपने जीएसटी को ढंग से पढ़ा, तो अपने बिजनेस की जीएसटी की सिचुएशन आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया। लेकिन अगर कभी मामला आपका फंसता है जीएसटी का, तो सीए विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। आपको जाना पड़ेगा टैक्स लॉयर के पास। और टैक्स लॉयर हमारे देश में बहुत कम है, और लोगों को पता भी नहीं टैक्स लॉयर के पास जाना चाहिए। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्या करेगा, कमिश्नर के साथ मिलकर, जीएसटी कमिश्नर के साथ मिलकर सेट ऑफ करने की, पैचअप करने की कोशिश कराएगा, थोड़ा ले दे के। लेकिन टैक्स कंसल्टेंट जो होगा, टैक्स लॉयर जो होगा, वो तो सीधा कानून की बात करेगा। और वहां जीएसटी कमिश्नर भी नहीं कुछ कर सकता, कानून से बढ़कर थोड़ा ही है वो। ठीक है। यहाँ तो म्यूचुअल सेटलमेंट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। एनीवे, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही इज रनिंग अ यूट्यूब चैनल। और उसके यूट्यूब चैनल से क्या होती है, करीब करीब 25 लाख या 30 लाख सालाना इनकम हो जाती है। ठीक है। बच्चा बहुत गरीब था वो, मतलब मुझे पता है कि किस तरह से मैंने 11th 12th में उसको आगे बढ़ाया। कोरोना में ये कन्वर्टेड द अपॉर्चुनिटी, टूटे हुए फोन से उसने एक चैनल बनाया, मुझे दिखाया था उस चैनल, और वो चैनल चल पड़ा। बढ़िया सब्सक्राइबर है उसके, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उसके। हर वीडियो पे मिलियंस, 2, 2, 5, 3 मिलियन आता है। हाँ, वो छोड़ दो, मैं नहीं दिखा रहा वो। तो वो कमाता है, अच्छा खासा कमाता है। ऐसे ही उसका पैसा फंस गया। ही वॉज रनिंग पिलर टू पोस्ट एंड हायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी ने कुछ हेल्प नहीं करी। अल्टीमेटली 20 लाख के करीब उसने सरकार को फिर दे दिया।
अब जब दे दिया, सब सेटल हो गया, तब बोला सर कि मेरा तो पैसा फंस गया। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज अ टैक्स लॉयर। मैंने कहा पहले बताता ना। और टैक्स लॉयर कहता सर आप मुझे पहले बताते, सारा पैसा निकलवाता, एक एक पैसा निकलवाता मैं। एनीवे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स से सब कंबाइन कर दिया। बिजनेस में आपका करना है सिर्फ जीएसटी लेके चलना, आपको दुनिया भर के टैक्स नहीं लेके चलने हैं। पहले पहले कस्टम अलग होती है, एक्साइज अलग होती है, दुनिया भर की चीज अलग से होती थी। अच्छा देखो, बनाएंगे तो क्या होता था, एक्साइज, ठीक है, फिर बेचेंगे तो क्या होगा, सेल टैक्स, और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या देना पड़ता था, एक्साइज देनी पड़ती थी। तो तीन तीन टैक्स भरने पड़ते थे ना। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है ऐसे। लेकिन क्या है कि अब वो थोड़ा सा उन्होंने कर दिया। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स पे अभी भी लगती है। ठीक है भाई, बाहर से सामान आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगती है उस पे। लेकिन जब आप बेच रहे हैं ना, जब भेज रहे हैं, तो वो इंक्लूड करके चलते हैं। जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दैट ऑल ऑलमोस्ट इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर चले गए। बट अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, तो क्या है भाई, पेट्रोलियम है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज में नहीं है कोई एग्जाम्पशन। अब आप बोलेंगे अल्कोहल इंडस्ट्रियल यूज के लिए कहाँ लगता है, लगता है बहुत सारा। अब आपको जो होता था ना, क्या क्या वो स्पिरिट होती थी, या आपने देखा ना हैंड सैनिटाइजर। अरे एक बेवकूफ ने कोरोना में पता क्या करा, सैनिटाइजर ही पी गया। ठीक है, वैसा करके कह रहा सारे मरेंगे अंदर के, वो ही मर गया। ठीक है, ऐसे करके। और किसी ने बोला कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करने हैं, तो भाई लोगों ने अल्कोहल की कंजम्पशन डबल कर दी। अरे जब सैनिटाइजर अल्कोहल वाला मार रहा है तो फिर हम थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं। भयंकर पियक्कड़ बन गए भाई लोग कोरोना में। ऐसा भी था। विद इम्प्रूव्ड हार्मोनाइज इंडिया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग अप, ये मतलब बिजनेस कह रहे हैं, थियोरेटिकली कह रहे हैं बिजनेस आसान बना है। प्रैक्टिकली आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट फॉर दैट। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लायंसेस ऑफ इनडायरेक्ट, कॉम्प्लायंसेस मतलब होता है सरकारी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाना। Compliance of indirect tax has become much simplified under GST. Business has to comply with GST alone as against many indirect tax. इस सेंस में हम बोल सकते हैं 10-12 तरह के इंडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक ही टैक्स देना पड़ता है, चीजें आसान बनती हैं। बेटर एंड इफेक्टिव इंडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, ये भी आप देख लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि देर आर मोर देन अराउंड 42 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनमें जीएसटी सिस्टम चलता है। अब हमारा सिस्टम उनके साथ अलाइन हो गया तो उनका सिस्टम हमारा सिस्टम, उन्हें समझ में आती है फिर चीजें, हमें भी उनकी चीजें समझ में आती हैं। इस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर ये। एफडीआई एट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अपलिफ्टिंग द जीडीपी। अब आप जानते हैं हर महीने न्यूज़पेपर के बिजनेस पेज में आता है कि जीएसटी कलेक्शन इन जुलाई क्रॉस्ड 2 लाख करोड़। महीने की जीएसटी कलेक्शन जो होती है 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तक चली जाती है। 2 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप? 2 लाख के बाद फिर आप 16 जीरो और लगा दीजिए, इतनी कलेक्शन हो रही है। ठीक है, और सरकार उसके अलावा भी बहुत टैक्स लेती है, लेकिन ये तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। लेकिन ऐसा है कि जीएसटी से ज्यादा पता है किससे आता है पैसा, बताओ तो जरा। कॉर्पोरेट टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश की, उनसे, वहां तो उनका टैक्स रेट कितना, 30% टैक्स देना पड़ता है उनको। अरे वो बहुत से नकली कंपनियां बनाओ, इनपुट ले लो, आउटपुट ना दो, ऐसा अरे यार ये तो फिर हिंदुस्तान तो तुम्हें मालूम है ना, हमारे यहाँ तो क्या होता है, क्रिमिनल जो है सरकार से 2 कदम आगे चलते हैं। अब आप देख लीजिए, फ्रॉड चल रहे थे फाइनेंशियल, पहले तो वो ओटीपी ओटीपी वाला फ्रॉड चलता था, अब तो डिजिटल अरेस्ट होना शुरू हो गए। एक नई चीज है। भाई साहब वकील लोग तक फंस रहे हैं उसमें, आईएएस ऑफिसर फंस रहे हैं उसमें, रिटायर्ड आर्मी के मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक लोग फंस रहे हैं। कितने फंसते हैं आप, देखिए। एरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी खत्म। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो आप टैक्स वगैरह भरते थे ना, वो कैश में भी भरते थे। कोई कैश वैश नहीं भैया, सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, और ऑनलाइन ही आएगा और ऑनलाइन ही जाएगा। एक बार क्या हुआ कि मेरा ना इनकम टैक्स का रिटर्न में भरा था, सरकार के ऊपर 17 रुपीज मेरा देना बनता था। मतलब पता नहीं मेरे स्कूल वालों ने कुछ गलत टैक्स काट दिया, 17 रुपीज कम मुझे भर, मैंने कम भरा मैंने उसको। तो मेरे पास नोटिस आ गया। तो मैंने उसे, अब मैं कैसे, उस समय ऑनलाइन मेरे पास बैंकिंग सिस्टम था ही नहीं। तो मैं सेक्टर 31 में कहीं गया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में गया, वहां जाके चालान भरा, 17 रुपए कुछ जमा कराए, चालान फीस जमा कराई, और तब जाके 20-22 रुपए की रसीद लेके आया। तब जाके मेरा वो टैक्स का केस सेटल हुआ। अब नहीं होता है, सब ऑनलाइन जाता है। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, इसमें ज्यादा नहीं पड़ेंगे। हाँ एक और चीज है भाई, इट कैन बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर।
जीएसटी कलेक्शन ऐसे थोड़ी कोई कोई भी बंदा खोलेगा, आओ भैया जीएसटी कल, नहीं नहीं। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी काउंसिल, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, तभी आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा। मान लो मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी के अंदर, सेलर हूं मैं और बायर भी करता हूँ। मेरे सामने वाला जो बंदा है, जो बायर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया तो कलेक्ट किया, और मानो मैंने किसी से सामान खरीदा और वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं था, तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगा कोई। मुझे जितना कलेक्ट हुआ सारा सरकार को देना पड़ेगा। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो इफेक्ट है वो आपको तभी मिल पाएगा फायदा, जब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों क्या हो, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हो। तो कभी क्या होता है, जैसे अमेजन पे सामान खरीदते हैं ना, लिखा नहीं आता आर यू जीएसटी रजिस्टर्ड बायर। देखा कभी आपने? अमेजन का सामान खरीदते समय देखा कभी आपने? कभी भी जाके देखना, कोई ऑर्डर करके देखना, लिखा हुआ आता है आर यू जीएसटी रजिस्टर्ड बायर। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बायर हैं तो आप भरेंगे तो जो आपको वो मिलेगा, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा अमेजन से, उसको जीएसटी, क्योंकि अमेजन तो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, रजिस्टर्ड सेलर है, आप रजिस्टर्ड बायर हैं, आप उसका इनपुट ले सकते हैं। मैंने ये टीवी खरीदा, ठीक है, छोटे से एग्जांपल में बताता हूँ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मुझे पड़ा, करीब करीब 4,50,000 का पड़ा। ठीक है, ये और भी बहुत सारी हिडन चीजें इसके अंदर तो दिखती नहीं विजिबली, बैक साइड में 450 के करीब का पड़ा। ठीक है, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स का जो दोस्त है वो उसके बाद रजिस्टर्ड जीएसटी था, जिनसे मैंने खरीदा, रजिस्टर्ड सेलर है वो लोग, बायर थे। तो मैंने क्या किया, इस बिल को बना दिया उनके नाम पे, हाई रिकॉर्डिंग में जा रहा जाने को। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको बिल को बना दिया उनके नाम पे। ठीक है, उसकी उसकी कंपनी के नाम पे बना दिया। साइंस एम्पोरियम करके है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट सप्लाई करता है अलग अलग जगह पे। तो मैंने बोला भाई अब ऐसा करना, तू इसका ये इसे दिखा देना कि तूने अपने ऑफिस में इसे यूज करा है, ऑफिस इक्विपमेंट की तरह से, और तुम तो तेरे पास जीएसटी का आ गया, पेड का आ गया। ठीक है, और तुझे इसे यूज का तो जीएसटी का तो इनपुट है, तो उसका क्रेडिट ले लेना। अब उसने लिया नहीं लिया, मैं तो दे दिया उसको, मैं ही नहीं बोला तो मुझे दे, पर जनरली उसने ले लिया होगा, तो जितना भी जीएसटी का रेट का जितना भी फायदा हुआ उसको फायदा मिला होगा उसका। ऐसा करके चलता है। बोलो। हाँ जी, ठीक है। तो गए तुम, डेड हो गया मामला तुम्हारा, यहीं पर खत्म हो गया सब कुछ। बोल आगे चल। अबे वो फिर वो मैनिपुलेशन होती है फिर। हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ तुम्हें, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। लेकिन क्या है कि कभी अगर पता चलेगा ना, देखिए सुनो, सामने वाला जीएसटी, जैसे मैंने सामान खरीदा और मैंने जीएसटी पे कर दिया, रजिस्टर्ड सेलर था जिससे मैंने खरीदा, और जिसको मैं बेच रहा हूँ वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। ठीक है, तो जो जिसको मैं बेच रहा हूँ रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो उसके फिर लोगों ने लूप होल्स निकाल रखे हैं। आप देखते ना अखबारों में खबर आती है, जीएसटी घोटाला पकड़ा गया, 200 करोड़ का, 150 करोड़ का, वही तो है। पकड़ जाओगे बेटा किसी दिन, बता रहा हूँ तुम्हें। सर, हाँ जी। तो सर जीएसटी यूज होती है मतलब हर जगह? हाँ हाँ, क्या बोले? मैं कह रहा हूँ जीएसटी यूज होती है मैं मतलब थोड़ी हर रजिस्टर्ड जगह? बायर हूँ, मैं थोड़ी रजिस्टर, मेरे को जीएसटी नंबर थोड़ा ही है, तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं जीएसटी बायर होता तो मैं दूसरे को क्रेडिट क्यों लेने देता, खुद ही नहीं लेता क्रेडिट उसका। ठीक है, और चीज, हाँ हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चल भाई, ये मान लो ये बैटरी बनाने वाला है, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स, या तो तुम बैटरी बनी बनाई ले लो, या बैटरी मैन्युफैक्चर करो, क्या हो तुम? बैटरी बनी बनाई बैटरी बेच रहे हो, ठीक है। तो इसने क्या करा, बैटरी बनी बनाई ले ली, और बैटरी बनाए बनाए लेने के फिर ये क्या करता है, उन बैटरी को लेता है, और ये ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर है, उन्हीं बैटरी को किस में लगा दिया, ई रिक्शा में लगा दिया। अभी ई रिक्शा बेच रहा है। तो अब क्या हो गया, बैटरी खरीदी उसका जीएसटी का रेट अलग है, और ई रिक्शा का रेट अलग है। तो क्या करेगा, बैटरी जो खरीदी है उस पे जो जीएसटी है वो तो बैटरी के रेट से चलेगा, और जो ई रिक्शा है तो सब कुछ है ना उसमें, बैटरी भी इंक्लूड है, वायर वायर, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वो तो प्रोडक्ट है वो तो अपने आप में। तो तुमने बैटरी में तो वैल्यू एडिशन करा ना, तो अब जो जीएसटी का सेटलमेंट वगैरह होगा वो तो ई रिक्शा के रेट से चलेगा, वैसे चलेगा ना। और वैसे मैं भैया जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मेरी जानकारी सिर्फ किताबों तक सीमित है। प्रैक्टिकल तो पाजी बताएंगे, ये करते हैं जीएसटी के घोटाले। और आगे चले। अच्छा, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, लेकिन उसमें खास बात क्या होती है कि सेटअप हो जाता है मामला, मतलब जो आपने पे किया था, जो आपने कलेक्ट किया उससे सेटअप हो जाता है। लेकिन वैट में ऐसा नहीं होता था। अगर आप क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड करेंगे,
तभी क्या होगा, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर बनती है, अदरवाइज सेटल हो जाएगा मामला आपस में। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। टैक्स कहाँ चार्ज किया जाएगा? जहां सामान फाइनली बिकेगा। मैंने मैन्युफैक्चर दिल्ली में किया, बेच रहे हैं लखनऊ में उसको, तो टैक्स का जो डेस्टिनेशन है, वो टैक्स की कलेक्शन वगैरह कहाँ होगी? वो लखनऊ में होगी, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप डीएलएफ आए, डीएलएफ में खाना वाना खाए रेस्टोरेंट में, आपने देखा रेस्टोरेंट में जीएसटी जीएसटी एसजीएसटी आपको देना पड़ता है। तो आपने खाना कहाँ खाया? नोएडा में खाया, तो नोएडा में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने एक लैपटॉप खरीदा अभी, मान लो इधर लॉजिक्स में जो एप्पल का स्टोर है वहां से खरीदा एक लैपटॉप, ठीक है। तो वो लैपटॉप जब मैंने खरीदा, तो जो जीएसटी वगैरह भरना पड़ा, तो उसका डेस्टिनेशन कौन सा हुआ? नोएडा का। सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ, ऐसा करके। लेकिन मेरी फॉर्म अगर दिल्ली की है, नोएडा से खरीद रहा हूँ, तो फिर आईजीएसटी वाली सिचुएशन आती है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी अभी वो अब दो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है मतलब, अच्छा, इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स ऑल्सो, charged by the seller if he is registered under GST, whether the purchaser of goods and services is registered under or not, ठीक है। जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर। देख रहे हैं, जीएसटी कौन चार्ज करेगा? सेलर करेगा, भले ही उसने रजिस्टर से खरीदा था नहीं खरीदा था। ये चार्ज तो कर लेगा, कलेक्ट तो कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। क्योंकि उसने रजिस्टर बाय से नहीं खरीदा था, तो उसका इनपुट नहीं ले पाएगा, पूरा का पूरा टैक्स सरकार को भरेगा। तो इसलिए जीएसटी का बायर जो था वो कोशिश करता है कि खरीदे उससे जो रजिस्टर्ड डीलर हो, नहीं तो कोई लूप होल निकालते हैं फिर वो। नहीं भाई, तुम्हारा भी लॉस होगा, तुमने कलेक्ट तो कर लिया, तुमने कलेक्ट कर दिया जीएसटी, तुमने पे किया, किसको पे किया? हाँ, सुनो सुनो, रुक जा रुक जा। ये मान लो ये भाई साहब पाजी परचेजर हैं, ये मान लो सेलर है, मैं बायर हूँ, ठीक है। और मान लो ये सरण्य जो है, ये मेरा, ये मतलब इसको अल्टीमेट सामान जाना है। मैंने पाजी से सामान खरीदा, ये रजिस्टर्ड जीएसटी पेयर नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इनको जीएसटी दूं ना दूं, कैसे सामान खरीद लिया, मैंने खरीद लिया। अब मैंने जब सरण्य को सामान बेचा, तो मैंने क्या करा? जीएसटी कलेक्ट कर लिया। इफ आई कलेक्टेड जीएसटी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है जी। मैं गवर्नमेंट को टैक्स भर दूंगा, तो जितना कलेक्ट किया सारा भरना पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी मैंने पे किया था इनपुट वाला, वो तो रजिस्टर्ड बायर था ही नहीं। तो परेशानी फंस गई ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करें, इसलिए करा वो, सेलर को कलेक्ट करना ही पड़ेगा, अगर वो रजिस्टर्ड सेलर है तो। नहीं तो दुकान तो चलती है आराम से, दुकानदार भी जीएसटी वाला नहीं है, हम भी जीएसटी वाले नहीं है, मजे मजे में चल रहा है सामान। अच्छा, इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज पेड और अलाउड, इट इज एन एसेट नॉट एन एक्सपेंस। अब मैं इसका, मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। कह रहे इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज पेड इज अलाउड। अब मतलब ये जीएसटी जब सेट ऑफ करते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बताऊंगा आपको, वैसे नहीं बता सकता इसको। ये हम उस समय डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जीएसटी आपने कलेक्ट कर दिया, ये इनकम नहीं है आपकी। आप आउटपुट इन जीएसटी कलेक्ट कर लिया आपने, और जो जीएसटी आपने पे किया था उसमें से सेटल करने के बाद जो बचेगा वो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इनपुट नहीं है आपका रजिस्टर्ड डीलर से, तो पूरा का पूरा आपको सरकार को देना पड़ेगा, दैट इज देयर। जीएसटी डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट, हमने बता दिया था, कोई इफेक्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर कैसे करते हैं? हमारा रेट नहीं है। हाँ, जीएसटी के रेट आप देख लीजिएगा यहाँ पर भैया, फ्री, 0% जीएसटी, 5, 12, 18, 28, 28 लगता है लग्जरी गुड्स पे। मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया, अब आप देखेंगे 12 और 18% की कैटेगरी में जाती है। ये रेस्टोरेंट के खाने पीने में 5-5% लगता है। लेकिन जीएसटी 5% का मतलब क्या होगा? 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी। मतलब पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देती थी। स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, अपना शेयर रख के बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देती थी। उसमें बड़ी लड़ाइयां होती थी। अब सरकार क्या कहती है कि भैया बड़ा क्लियर है, कोई भी सामान बिके, पंजाब में बिके, हरियाणा में बिके, दिल्ली में बिके, कहीं भी बिके, आप अपना शेयर भी रखिएगा। मान लो जैसे जीएसटी 10% है, तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 5% किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, अगर 5% तो 2.5%, 10% है तो 5-5%। अब मान लो 18% है तो 18-18, 28% है तो 18, इस तरह से मान लो। तो मतलब अगर 28% है टोटल, तो आधा हो जाएगा, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 14% कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे जीएसटी की पेमेंट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है ना? हाँ, हाँ, इसके ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा पैसा। तो लड़ाई झगड़े को चक्कर ही नहीं है।
दैट सेटलमेंट हो गया। ये कैटेगरीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और कैटेगरीज ऑफ जीएसटी यहाँ आ जाएगा आपका। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी बोलते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या बोलते हैं? एसजीएसटी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी बोलते हैं। बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेवाइड ऑन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, और बोथ विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लखनऊ से नोएडा सामान आ गया, नोएडा से बुलंदशहर चला गया, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर दिल्ली से सामान नोएडा चला गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है। इट इज लेवाइड ऑन सप्लाई सेल और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आउटसाइड द स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई में आपका आईजीएसटी बोलते हैं उसको, आईजीएसटी, ठीक है। ऐसा करके चलते हैं। और जीएसटी कौन लेवाई कर सकता है? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है वो है। इट मीन जीएसटी कैन नॉट बी चार्ज बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। इज जीएसटी लेवाइड चार्ज ईच टाइम सप्लाई सेल इज मेड? यस, जब जब सेल होगी तो क्या करेंगे? जीएसटी लगेगा उस पर। लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आपने खरीदा होगा तो आपने जीएसटी पे भी तो किया होगा। तो जिसने भी पे किया और जिसने भी कलेक्ट किया उसका डिफरेंस आपको सरकार को भरना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न में। तो मिनिमल इफेक्ट पड़ता है उससे। इंटरस्टेट सप्लाई means supply state of goods and services both within the same state. When a supply sale or goods services both made within the same state, इंट्रा स्टेट। इंटर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इंटर स्कूल, एक स्कूल दूसरा स्कूल कंपटीशन लड़ रहा है। इंटर स्कूल क्या होता है? हाउस एक्टिविटीज। स्कूल के अंदर अलग अलग हाउस सिस्टम होता है ना, एक हाउस है ना इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट। ये बेसिकली इंटर स्कूल एक्टिविटी है। लेकिन इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट वो क्या है? वो वो अगला वाला है। सप्लाई गुड्स इज मेड फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल टू दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ये क्या है? इंटर स्टेट है, ठीक है जी। और अगर इंटर स्टेट कहलाएगी तो उसको नाम बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ देखना, इफ द प्रेस्क्राइब रेट इज 12%, तो क्या होगा? 6% किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और 6% किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, करेक्ट। इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल टू लखनऊ उत्तर प्रदेश। इट इज एन इंटर स्टेट। सिंध कोलकाता इज वेस्ट बंगाल, लखनऊ का उत्तर प्रदेश में, दो अलग अलग स्टेट। बेटा इंटर स्टेट विद इन द स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से एंट्री बनेंगी आपकी। इंटीग्रेटेड है आईएसजी। क्या बताया था आपको अभी मैंने कि जो सीजीएसटी शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाएगा तो इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी हम यूज करेंगे। लेकिन अगर एक ही विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज होगा। अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो देखेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर रही हो ये, है ना? देखो, बोरिंग तो लगेगा, लेकिन इससे आपके वन मार्कर और वन मार्कर क्वेश्चन, एजर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज बेस, ये आपके बचेंगे। बहुत लोग आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में गलत करके आएंगे, क्योंकि ना स्कूल में टीचर ने पढ़ाना इसे तेजी मतलब डिटेल में। थ्योरेटिकल तो पढ़ी, फिर हम मुझसे पूछते बाद में, सर थ्योरी बता दीजिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो भाई थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करो ना, थोड़ी थोड़ी, नहीं पढ़ना लेकिन। जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हो गया, ये हमने बोल दिया। इंटरस्टेट सेल भी हमने बोल दिया। इंटरस्टेट की बात कर ली हमने, वो भी हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि अगर जीएसटी का रेट 12% है तो सीजीएसटी 6% होगा और एसजीएसटी 6% होगा। लेकिन अगर जीएसटी रेट 12% है तो आईजीएसटी 12 ही रहेगा, वो बटेगा नहीं, वो नहीं बढ़ता, ठीक है। और आगे चलते हैं। इनपुट रिटर्न आउट, ये हमारे क्वेश्चन को करते समय हम इस्तेमाल करेंगे। इनपुट जीएसटी इज अ जीएसटी पेड ऑन, किस पे है ये? ध्यान से देखेंगे। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ एसेट्स, सर्विसेज और बोथ एंड एसेट्स। सेट ऑफ इज अलाउड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। मतलब आपने जीएसटी कलेक्ट किया 50,000 का, जीएसटी पे किया 40,000 का, तो आपको सरकार को कितना देना पड़ेगा? 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है। वैसा वर्षा, आपने जीएसटी पे किया 50,000 का और कलेक्ट हुआ सिर्फ 40,000 का, सरकार से आप वापिस लेंगे, ऐसा करके, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कब लगता है? कलेक्टेड चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ और ऑन एसेट्स एज वेल, ठीक है। कह रहे जीएसटी इनपुट इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, आउटपुट जीएसटी
इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ। अब ये जो जीएसटी का सेट ऑफ करने का भी एक अपना तरीका है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेलेक्ट करेगा, बच जाएगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेगा। मतलब पहले जब जीएसटी शुरू शुरू में आया था ना, तब सिलेबस में था, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको डिटेल में, वो नहीं है। रिवर्स एंट्री करने जीएसटी की हम पढ़ेंगे, सेट ऑफ करना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पता, मेरे ख्याल से क्या स्कूल में पढ़ा है किसी ने जीएसटी, पढ़ा है स्कूलों में से भी? हुआ है? हो गया तुम्हारे में? सेट ऑफ करना सिखाया है? वो क्या होता है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। बोलो छोड़ डाउन, सिखाया है? आगे चलते हैं। वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेवाइड। जीएसटी लेवाइड मतलब चार्ज बाय द सप्लायर ऑफ सेलर गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू यही तो है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। भाई आपके पास दे रखा होता है लिस्ट प्राइस, फिर माइनस करते हैं आप ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या करते हैं आप लोग? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है टैक्सेबल वैल्यू। इसीलिए आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन ये आने जरूरी हैं, ठीक है। अब आप बताइए मैंने कैसे क्वेश्चन कराए थे। गुड्स सोल्ड 50,000 की, 5,000 का क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया, 40,000 बच गया। 40,000 में से 50% कैश, 50% कैश नहीं है, तो 50% वाला पार्ट है, ठीक है जी, वो क्या है? टैक्स काट के, मतलब डिस्काउंट काट के, वो है टैक्सेबल। सर क्रेडिट वाला क्या है? पूरा टैक्सेबल। जीएसटी यहाँ काम आएगा, यहाँ आपकी परेशानी आएगी। तो अगर आपको जनरल, आपने ट्रेड डिस्काउंट वाले, कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम विद जीएसटी। तो ये सोच लीजिए आप। ठीक है जी, बढ़े आगे। अच्छा, यहाँ लिखा है क्या? ये लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेडिंग इट डिफरेंटली, जीएसटी इज लेवाइड ऑन द ग्रॉस सेल्स वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट डिफाइनिंग। ठीक है। सेट ऑफ को कंसेप्ट हमने सीखना ही नहीं है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि मैंने जीएसटी कलेक्ट किया और मैंने जीएसटी पे किया था, आपस में उसको कैसे मैच करना है। कब हम कलेक्ट, जैसे हमने जीएसटी कलेक्टेड ज्यादा, पेड कम, तो सरकार को कब हम देंगे, सरकार से कब लेंगे, वो सेट ऑफ का कंसेप्ट होता है। वो मैं सेट से लिमिटेशन नहीं बता पाएंगे उसके बारे में कुछ। यूट्यूब में देख लेना, सीए फाइनल के वीडियोस देख लेना, वहां दिख जाएगा जीएसटी। यूट्यूब पे जब जाएंगे आप, सीए फाइनल की क्लासेस जो होती है ना, सीए फाइनल के लिए, और जीएसटी जो होता है ना, आधा जीएसटी पढ़ाया जाता है आपको कहाँ पर? सीए के आईपीसीसी में। और आधा जीएसटी पढ़ाया जाता है कहाँ पर? सीए फाइनल में, क्योंकि इतना वास्ट है। तो अगर आपको बहुत डिटेल जानी है तो आईपीसीसी की वीडियो देख लेना, या फिर सीए फाइनल की वीडियो देख लेना, ऐसा करके, है ना। लेकिन हमारा तो काम आसान ही है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, लिस्ट प्राइस कितने की थी? 20,000, अभी बोला मैंने आपको। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2,000, कितना हो गया देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये करते थे ना ऐसे क्वेश्चन ऐसे। तो मेरे पास क्या आ गई? अब 18,000 की क्या आ गई मेरे पास? टैक्सेबल वैल्यू आ गई। सीजीएसटी जोड़ा, एसजीएसटी जोड़ा, इनवॉइस वैल्यू, मतलब जितने का बिल बनेगा हमारा वो ये होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे, अभी देखो नीचे और दिखता है एग्जाम्पल, दूसरा वाला देखिए यहाँ पर, नीचे देखिए, लिस्ट या कैटलॉग प्राइस 1 लाख था, ट्रेड डिस्काउंट 20,000 था, सेल्स वैल्यू ये थी, कैश डिस्काउंट चला गया। अब टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई? 78,400। अब लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखते थे, फिर लिस्ट प्राइस निकलता था, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, ऐसे भी करना पड़ता था। तो जीएसटी को हम उस तरह से हैंडल करेंगे, है ना। और उस तरह के कुछ, और एग्जाम में वैसी वाला आएगा, ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ जीएसटी आना है आपके एग्जाम में, ये देख लीजिएगा। हाँ, क्या बोले? तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्या कर लेना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने और है कि बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो थियोरेटिकल चीजें चल रही हैं। क्या लिखा है? ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन, दिल्ली लिस्ट प्राइस 1 लाख। दिल्ली से दिल्ली चल रहा है भाई। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला? 20%, कैश डिस्काउंट 2% ऑन द अमाउंट पेड। एंड मोहन ने क्या कर दिया? 50,000 इमीडिएटली। अरे 50,000 इमीडिएटली पे कर दिया तो बचा हुआ, आओ देखिए कैसे। लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख की, और ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 20,000 का। सेल्स वैल्यू 80,000। कैश डिस्काउंट कितना चला गया? 1,000। तो बच की वैल्यू कौन सी वाली? टैक्सेबल वैल्यू 79 बच गई। कैश डिस्काउंट जितना को उतना माइनस करने के बाद, आप देख रहे हैं कैश डिस्काउंट वाला तो अमाउंट हट गया, जो क्रेडिट वाला था अमाउंट, उस पर तो पूरा टैक्स लग गया। अब जाके आपका टैक्स लगा क्या?
देख रहे हैं ना, सीजीएसटी का रेट 6%, एसजीएसटी का रेट 6%। ऑफ किस पे लगा? 79, 79। ये हम बेस डेवलप कर रहे हैं जनरल एंट्री करने के लिए। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू वैसे निकलती है ना? पीछे वाले सफा। अब ये सेट ऑफ करने का जो तरीका ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, से हम नहीं करेंगे सेट ऑफ वाला, ठीक है? ये आपको हटा देते हैं, इसको सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको। इससे क्वेश्चंस आपके निकल निकल कर आएंगे। जीएसटी चार्ज रजिस्टर टैक्स पेयर है, कंडीशन आती है अजर्शन रीजनिंग वाला। जीएसटी क्या लिखेंगे? कलेक्टेड, मतलब जैसे लिखा ना, जीएसटी इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, और लिखेंगे जीएसटी इज कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अजर्शन रीजनिंग ठीक है या नहीं है? हाँ, दोनों ठीक है। लेकिन वो जो नीचे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ी जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे भी आ सकता है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई और सीजीएसटी इज चार्ज एट अ हाफ। अगर इंटरेस्ट रेट विद इन द स्टेट है, अगर 18% है तो 9% जाएगा। लेकिन अगर वो आईजीएसटी है तो क्या जाएगा? फुल अमाउंट पे जाएगा। बोला था ना 18% का रेट है, और वो विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 18 का आधा हो गया, 28% है। 14% सीजीएसटी, 14% क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। लेकिन अगर वो क्या इंटर स्टेट है, 28 ही लगेगा, 18 ही लगेगा, है ना? क्या क्या रेट बताए थे जीएसटी के, बताओ जरा अभी। जीरो, जीरो था, 5 था, 12 था, 18 था और 28 था। 28 लगता है लग्जरी गुड्स पे। अच्छा, ये सरकार का फैसला होता है, किसी साल जीएसटी इंक्लूड करें, किसी साल जीएसटी एक्सक्लूड करें। किसी का रेट बढ़ाकर 18 से 9 कर दें, किसी का घटाकर 0 कर दें। कई बार सरकार क्या करती है, दीज आइटम्स आर एग्जाम, जैसे सरकार का बजट आता है जो एनुअल बजट, ये चीजें जीएसटी से बाहर कर दी। ऐसा भी करती है गवर्नमेंट। अब जैसे क्या हुआ था कि अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, जो हार्ट के अंदर स्टंट पड़ते हैं ना, स्टेंट पड़ते हैं, छोटे छोटे से फिल्ले पड़ते हैं हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए, सरकार ने जीएसटी फ्री कर दिया उसको। पहले एक एक स्टंट जो पड़ता था हार्ट का, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे ऐसे लोग चार्ज करते थे। अब कितने में पड़ता है? 35,000 में पड़ता है। वो पेन का स्प्रिंग होता है ना, जैसे इतना छल्ला होता है वो, उसके रेट लेते थे ऐसे, मनमाना रेट। सरकार ने देखा तो मजाक चल रहा है, पहले तो जीएसटी से हटा दिया उसको। अब वो कहाँ 3.5 लाख, 10, 2 लाख, 3 लाख। नहीं जी, हम तो जर्मन स्टेंट लगाएंगे जी, इसमें तो इसमें प्लाज्मा नहीं चढ़ता, ये नहीं चढ़ता। अरे सब पे चढ़ता है यार। चले गया, और खून का सर्कुलेशन है तो चढ़ेगा, उसपे कुछ भी लगा लो तुम, चढ़ना ही उसने। अब वो फिर जब वो स्टेंट जब ब्लॉक होते हैं, फिर ओपन हार्ट सर्जरी की नौबत आती है। कोशिश करो कि हार्ट वाली प्रॉब्लम आए ना भाई किसी को। मतलब अब तो तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिजिकली एक्टिव रहा करो बस। और जो धुआं हुआ उड़ाना होता है उससे दूर रहो, उससे हार्ट कमजोर होता है काफी। आप देखो ना, आजकल ट्रेंड बन गया है वेप पीने का, और मतलब हुक्का, हुक्का वेप, वो होते हैं ना, हुक्का पार्लर वगैरह होते हैं, अलग अलग फ्लेवर के धुआं उड़ा रहे होते हैं, है नहीं? मैं देख रहा होता हूँ बच्चे 8 से 6 से ऐसे शुरू हो गए हैं, छुप छुप के धुआं उड़ा रहे थे, खोखला कर रहे हैं अपने आप को, और कुछ नहीं है। इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स सर्विसेज, जीएसटी चार्ज और प्रेस्क्राइब रेट, ये भी ठीक है। जीएसटी इज पेड बाय द परचेजर विच इज अलाउड सेट अप अगेंस्ट द आउटपुट, ये भी ठीक है। इनपुट आउटपुट के बारे में हमने बता दिया क्या है ये। अच्छा, इनपुट जीएसटी नॉट अलाउड टू बी सेट अप अगेंस्ट आउटपुट इज अ कॉस्ट और एक्सपेंस। अब जरा समझना, कोई भी जीएसटी आपने पे करी, ठीक है जी, और अब आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। जैसे मान लो मैं एक मशीन खरीदता हूँ, मैंने मशीन खरीदी, मैंने उस पर जीएसटी भर दिया, अब मैं मशीन बेच थोड़ी रहा हूँ। मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, 18% कितना हो गया? 1,80,000। अब मेरी मशीन कितनी हुई? 11,80,000 की, 1180 की हो गई। तो दिस इज माई एक्विजिशन कॉस्ट, तो मुझे मशीन बेचनी थोड़ा ही है। अंडरस्टूड? भाई हमने क्या बोला था, एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? कोई आइटम खरीदा, उस पर टैक्स। अरे यार सीधी सी बात है, अब कार खरीदते हैं ना, एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस, क्या डिफरेंस है? एक शोरूम प्राइस मान लो 10 लाख का है, ऑन रोड 13 लाख हो जाएगा उसका। फॉर्च्यूनर देखा आप लोगों ने? फॉर्च्यूनर 18 लाख कीमत होती है उसकी, बेस प्राइस 50 लाख की बिकती है। सरकार कितना करती है उसमें? करीब करीब 32 लाख के टैक्सेस लेती है। अगर कभी हम मलेशिया थाईलैंड वगैरह की तरफ जाएंगे ना,
ये 18 19 20 लाख की कीमत है साउथ अफ्रीका में। फॉर्च्यूनर को कोई पूछता नहीं है। 18 लाख 19 लाख में बिकती है वहां। हमारे देश में क्रेज है जी, हाथी खरीदेंगे, टैक्स वाला हाथी। सरकार भर के टैक्स लेती है उसमें। बहुत सबसे ज्यादा टैक्स फॉर्च्यूनर पे लेती है सरकार। यहाँ देखिए, ये रहा, द एक्सपेंसेस ऑन विच जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनमें जीएसटी का सेट ऑफ अलाउड नहीं है? आपने पे कर दिए, अब आप गवर्नमेंट से रिकवर नहीं कर सकते उसको। रिपेयर और रिपेयर, बिल्डिंग की रिपेयर है, फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपेंस है, आप रेस्टोरेंट चले गए, आपने टैक्स भर दिया, पर आप क्या है, आपने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को खाना खिला दिया, उस पर आपने जीएसटी भरा। अब आप बोलेंगे भाई ये जीएसटी तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मंगाएंगे? नहीं, सरकार कहते नो बाबा ना। किस किस का वापस करेंगे हम? चला के बहुत गवर्नमेंट, देखना कितनी चालाकी भरी हुई है देखो। बड़ा बड़ा सरकार ने रूल में बोल दिया कि इन पर जीएसटी का सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है। देखो, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अब आप फिटनेस सेंटर जा रहे हैं, एनी टाइम फिटनेस में जा रहे हैं, ठीक है, मान लो 20,000 25,000 साल भर का भर के आ रहे हैं, और जीएसटी तो दे लेते हैं उससे आपसे। अब आप सरकार को बोले कि हम अपने एम्प्लॉय के दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबको एनी टाइम फिटनेस की मेंबरशिप करवा दी, कर दो जी, जो मर्जी करो, जीएसटी वापस नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा बोलती है सरकार। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए आप, नहीं होगा। स्टाफ को गिफ्ट दे रहे हैं भाई साहब, देख लो, बिल्कुल नहीं, जीएसटी दे दिया, तुम भरो जीएसटी उसका। डोनेशंस पर, टेम्पल पर, ड्राइंग्स पर, और व्हीकल खरीदने पर, गाड़ी खरीद लो तुम, कोई जीएसटी रिफंड नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्लीट ऑफ खरीद रहा है गाड़ी का, 20 गाड़ियां खरीद ली उसने, सब पे जीएसटी देगा वो, ठीक है, सेट ऑफ नहीं होगा कहीं भी। सेट ऑफ कब होगा? जब वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, उन्हें सेल कर रहा होता है तब। लेकिन सेल के लिए तो खरीद ही नहीं रहा, वो तो चलाने के लिए खरीद रहा है। हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हमने जीएसटी भर दिया, हम वापस थोड़ी कर सकते हैं उसको, भले ही मैं गाड़ी कंपनी के नाम से ले रहा हूँ, लेकिन जीएसटी क्या होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। तो तुम सोच लो उसका पैसा वापस मिलेगा, नहीं होगा। ये ध्यान रखना इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी चार्ज बाय द सप्लायर, आउटपुट जीएसटी इज लायबिलिटी फॉर द सेलर, ये हमने बोल दिया। मान लो मैं सेलर हूँ, मैंने सामान बेचा तो जीएसटी कलेक्ट किया ना, मेरे लिए तो लायबिलिटी है वो। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट, जीएसटी इज रिवर्स। अब रिवर्स कब कब होती है, बोला था ना मैंने। मान लो, अच्छा सुनो, मैंने परचेज किया सामान 10,000 का, एक छोटी सी चीज देखना, ये हमें क्वेश्चन करते समय हेल्प करेगा। मान लो मैंने परचेज कर दिया सामान कितने का, 10,000 का, ठीक है, और जीएसटी कितना भरा इस पर, 10% का जीएसटी, रेट नहीं पर भर लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कितना हो गया, 11,000। मैंने क्या कर दिया, परचेजेस रिटर्न कर दिया, कितने का सामान, 2,000 का सामान, ठीक है जी। तो बताओ जीएसटी कितना वापस, अब जीएसटी रिवर्स कितने का जीएसटी होगा, रिवर्स 200 का जीएसटी रिवर्स होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना जनरल एंट्री जीएसटी वाले, तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के सामने साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रिवर्स भी करना पड़ेगा। हाँ वो बताएंगे ना कैसे, वो क्वेश्चन करते समय बताएंगे कैसा करके, सर, ये भी होगी। हाँ जी बोलिए। वो क्या होता है, सिर्फ बाहर जाते हैं और बाहर कुछ कभी कभी खरीदते हैं ना, तो फिर दे आर लाइक कि आपको इसका बिल चाहिए, कुछ टैक्स रिटर्न, उसका भी तो कुछ कस्टम्स होता होती है। है, वो कस्टम्स ड्यूटी होती है। जब कभी अच्छा। बाहर जाते हैं ना आप, फॉरेन जाते हैं, और फॉरेन जाके आपको जो एयरपोर्ट पे जब आपकी चेकिंग कर रहे होते हैं, ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला, आपने देखा है? अ, अ, हरभजन सिंह, नाम है ना हरभजन सिंह, बॉलर थे, टर्बोनेटर बोला करते थे उनको। उन्होंने एक हमर मंगवाई, हमर, हमर मालूम है, यूएस आर्म्ड व्हीकल है। हमर बहुत लंबी चौड़ी अजीब सी गाड़ी हो, मतलब राक्षसी टाइप की गाड़ी हो हमर। ये देखिए आपको दिख जाएगा, देखा नहीं किसी ने हमर, देखा किसी ने? देखिए, मैंने तो नोएडा में एक बार देखी थी। ये होती है हमर, ये देखो, ये राक्षसी गाड़ी है, देखो, दिख रही है कैसी गाड़ी है? वो देखिए वहाँ, मतलब इतनी तो आप स्कूटी में बैठ के यहाँ तक पहुंचेंगे, इतनी ऊंची होती है ये, ठीक है। 2.5 करोड़ के करीब की थी उस समय पे मेरे ख्याल से, जब मंगवाई थी उसने। अलग अलग वेरिएंट्स है। ये बेसिकली क्या होता है, यूएस आर्मर्ड व्हीकल है ये वाला, मतलब वो आपने देखा हो ना, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज में गाड़ियां चल रही होती हैं, उस तरह के हैं, मिनी ट्रक टाइप के होते हैं ये, लेकिन है ना, ये वाला। ये देखो दिख रहा है कैसे, देखो, बहुत खतरनाक है। मतलब 4 व्हील ड्राइव करके होता है, चारों आगे चारों पहिए उसमें, मतलब पकड़ पहाड़ वहाड़ हर जगह काम आती है, ऑल ट्रेन होती है, देख रहे हो क्या बना रखा है, झोपड़ी बना रखी है इसके ऊपर, ठीक है। चलो इधर चलते हैं। अ, तो हरभजन सिंह ने इसे खरीदा,
सरकार ने क्या करा, अब परमिशन परमिशन तो ली नहीं थी, अब तेंदुलकर ने भी खरीदी तो उसका तो टैक्स माफ कर दिया था। तेंदुलकर बड़ी हस्ती थी, तेंदुलकर भारत रत्न है, भारत रत्न के अलग फायदे हैं, उसका तो माफ हो गया। हरभजन का माफ नहीं हुआ। भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी में उसे 4.5 करोड़ टैक्स भरना पड़ा। ऐसे हुआ। वो जो बच्चा पूछ रहा था ना क्वेश्चन मुझसे, एयरपोर्ट से खरीदते हैं, ये वो होता है, कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं उसको, सुना? अच्छा, यस सर। हाँ जी। ऐसे कैश डिस्काउंट अगर आपको मिल गया तो वहां भी जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ड्राइंग्स कर दी प्रोपराइटर ने गुड्स का, पहले पे परचेज करी गुड्स, उस पर इनपुट था, अब ड्राइंग्स हो गई, तो इनपुट तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी गुड्स लॉस डिस्ट्रॉयड फायर में भी बताया था मैंने आपको, उसमें चलेगा। ऐसी गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, बेकार हो गई, राइट ऑफ हो गई। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, अपने स्टाफ को बांट दी, वो गुड्स है, उन पर आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। गुड्स गिवन एज डोनेशन, उन पर रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स गिवन एज सैंपल, उन पर डोनेशन, उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हालांकि क्वेश्चन में लिख के देंगे आपके पास वो चीजें, न दें तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएंगे, बोलो जितना डीप में चलेंगे हम लोग, बट ठीक है, इससे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। बोलो इसका। बेटा सैंपल बेचे नहीं जाते हैं। हाँ बेचते हो। हाँ बेचा। अरे नहीं भाई गलत बात, सैंपल का तो बिल ही नहीं बनेगा तुम्हारा, सैंपल तो फ्री में जाएगा। और तुम कर भाई, तुम तो अनोखी प्रैक्टिसेस कर रहे हो। भाई गुड्स गिवन है, सैंपल का क्या मतलब है, कि लो भैया सामान है, देख लो, ठीक लगे तो रख लेना। ठीक है। मैं बताता हूँ ना, गांधीनगर में है गारमेंट की मार्केट। अब मान लिया क्या किया आपने, कि आप मान लो बच्चों की फ्रॉक बनाते हैं, छोटे बच्चों की फ्रॉक बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉक 4 5 6 7 साल की फ्रॉक बनाते हैं, ठीक है। आपने, अब सामने वाला आपके पास आया तो आप क्या करेंगे, हर तरह के आप सैंपल भेज रहे हैं ना, हर तरह के फ्रॉक के मतलब अलग अलग भाई, 24 भी होगा, 26 भी होगा, 28 भी होगा, 30 भी होगा, 32 भी होगा, ऐसे साइज देखेंगे। आपको बच्चा मुटका बच्चा तो क्या करोगे आप उसका, उसके लिए तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा बिग साइज की भरनी पड़ेगी ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको 5 डब्बे एक ही तरह के पीस के सैंपल में भेज दिए, और आपके पास 20 वैरायटी बनती है। तो भैया 100 फ्रॉक आप ऐसी फ्री में थोड़ी भेज दोगे, बिल पत्री बना के भेजते हैं, उसकी बात कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है ना। हाँ। वो तो छोटा मोटा सैंपल हो गया कि एक आपने ऐसी भेज दिया, वो अलग चीज होती है। तो वहां तो बिल वगैरह बनते हैं फिर, ठीक है। फिर अगर आपने बिल वगैरह बनाया तो फिर जीएसटी इनपुट आउटपुट भी सब कुछ होगा फिर तो, फिर वो सैंपल थोड़ी कहलाएगा। फिर तो आपने क्या कर दिया, सैंपल की पीस भेज दिया, भाई ये देखो हमारी ये वैरायटी रख लो। दुकानदार भी क्या करता है, दुकानदार को बोलते हैं भैया अगर बिक गया, बिके नहीं तो वापस कर देना, फिर कर देता है वो आपको। बिल का हिसाब किताब अगले बिल में सेटल हो जाता है। ऐसा चलता है। ठीक है जी। जीएसटी चार्ज और क्रेडिटेड टू आउटपुट रिवर्स, आउटपुट कब रिवर्स होगा, जब सेल्स रिटर्न होगी या कैश डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है। जीएसटी कहाँ कहाँ नहीं लगता है, ये देखिए ये रहा सब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो पीछे एसबीएस वाले वीडियो देख रहे हैं ना, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दे नहीं रहे वो लोग इसका। सैलरीज है, वेजेस है, एजुकेशनल सर्विसेज, कभी देखा है स्कूल की फीस में लगा हुआ बिल जीएसटी, कॉलेज की फीस में कभी नहीं, भाई बहनों की फीस देखना नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी वाटर, सरकार चालाक है ना, बिजली के बिल में पानी के बिल में क्या लगेगा, जीएसटी नहीं लगाती। हेल्थ सर्विसेज हो गया, कंसल्टिंग ओनली, कंसल्टेंसी फीस, डॉक्टर की जो कंसल्टेंसी फीस है उसमें जीएसटी नहीं लगेगी। बाकी अगर आप एक्सरे कराओगे, एमआरआई कराओगे, प्लास्टर लगवाओगे, सिरिंज विरिंज खरीदो, सब पे जीएसटी लगता है। ठीक है जी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो है ना उसमें जीएसटी। लेकिन पता है क्रेडिट कार्ड कंपनियां करती हैं, फाइनेंस चार्ज बोल के लेती हैं, ऐसा भी होता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सरकार को जो सप्लाई कर रहे हो ना, उसमें जीएसटी नहीं है भाई, जीएसटी फ्री है। सरकार को सस्ता पड़ेगा ना वो तो, देखिए, देखिए सरकार आपको सामान बेचेगी तो जीएसटी लेके बेचेगी। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टू द एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज, उनको ये रिलैक्सेशन दी गई है, यूएस एम्बेसी को, थाईलैंड, कंबोडिया। अरे एक बदमाश आदमी ने क्या पता करा, गाजियाबाद में एक नकली कंट्री की एम्बेसी बना दी, एम्बेसडर बन गए वो भाई। इस पेपर में आई थी कुछ दिन पहले खबर, और चला रहा था 5 साल से, प्रोटोकॉल ले रहा था पूरे पूरे। हाँ। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, ये होता है ना ट्रेवलिंग अलाउंस, सैलरी का ही पार्ट होता है, इसमें जीएसटी को नहीं करते हैं। रिवर्स चार्जेस ये रहे देखो, अच्छा सुनो ध्यान से,
कहाँ का रिवर्स होगा? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टू एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, वहां रिवर्स हो जाएंगे। पेमेंट ऑफ फी लॉयर, लॉयर को जो फीस देगी वहां रिवर्स हो जाएगा। आउटसाइड इंडिया को कोई फी भर रहे हो वहां हो जाएगा। और कॉपीराइट का यूज करने के लिए जो करेंगे वहां पर। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यही होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब अगली क्लास में खत्म हो जाना है, इसी बात, विल वाइंड इट अप। पहला क्लास थ्योरी के लिए लगता था, अगली में हम लोग उसको क्या करेंगे, वाइंड अप करके चलेंगे। ठीक है जी। तो सिर्फ अपनी बुक से पढ़ना है इसको आपने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगली क्लास, तब तक आप अपना जनरल का जो बैकलॉग है उसे पूरा करिए। दैट्स ऑल।